नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो के ज़रिए मैं आप लोगों को नेट जेआरएफ के एग्ज़ाम के बारे में डिटेल में और उसके एग्ज़ाम के बारे में छोटी-छोटी जो लोगों में मिसकंसेप्शंस है, डाउट्स हैं, संशय हैं, वो आज दूर करेंगे। नेट जेआरएफ एग्ज़ाम क्या होता है, कौन कंडक्ट करता है, एग्ज़ाम कब होता है, कैसा होता है, क्या-क्या आता है, सब्जेक्ट क्या हैं, पेपर कैसा होता है, कट ऑफ कैसी निकलती है, क्या कट ऑफ आती है, ये सब चीज़ें, मार्किंग स्कीम क्या है। आज आपके स्टूडेंट्स के नेट जेआरएफ के बारे में सारे डाउट्स मैं इस वीडियो से मिटा दूंगा। और फिर भी यदि कोई आप में कोई डाउट रह जाता है तो आप निश्चिंत होकर कमेंट कीजिए, वीडियो में कमेंट कीजिए, हमारे ऑनलाइन हमारे ईमेल पर आप अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, आपको तुरंत जवाब मिलेगा। सबसे पहले तो मैं आपका सबका स्वागत करता हूं हमारे इस चैनल में। मैं अनिल मेहंदी रत्ता, आप सबका स्वागत। और नेट जेआरएफ के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। इस नेट जेआरएफ के एग्ज़ाम के मेरे बहुत सारे वीडियोस आप यूट्यूब पे देखेंगे हमारे चैनल में, और आने वाले दिनों में और भी वीडियोस आएंगे। हर रोज़ आपको एक वीडियो लगभग अपलोड हो रहा है, और अलग अलग सब्जेक्ट्स के, कॉमर्स के, जनरल पेपर में 10 सब्जेक्ट्स आते हैं, 10 के 10 सब्जेक्ट्स की वीडियोस आपको मिलेंगे। पूरा सिलेबस, हम पूरी कोशिश करेंगे कि पूरा सिलेबस आपको प्रोवाइड कराया जा सके। तो दोस्तों, बात करते हैं यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन द्वारा कंडक्टेड नेट एग्ज़ाम। पहले तो सबसे पहले ये होता क्या, नेट, NET, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट फॉर लेक्चरशिप। आजकल लेक्चरशिप ना बोल करके असिस्टेंट प्रोफेसरशिप बोलते हैं, नाम बदल गया, पदवी वही है। लेक्चरर को ही आजकल असिस्टेंट प्रोफेसर कहा जाता है यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में। तो नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट फॉर लेक्चरशिप, ये टेस्ट, और जेआरएफ मतलब जूनियर रिसर्च फेलोशिप, ये टेस्ट यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, UGC इसकी गवर्निंग बॉडी है। MHRD, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट, मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने UGC को भारत में उच्च शिक्षा प्रोवाइड कराने के लिए गवर्निंग बॉडी बनाई है। वन ऑफ द गवर्निंग बॉडीज, ऐसे तो 3 हैं, लेकिन उनमें से एक UGC है। आप मेरे उच्च शिक्षा के वीडियोज़ में आप ये गवर्निंग बॉडीज़ के बारे में भी डिटेल में मेरे से पढ़ेंगे। तो यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन UGC ने नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को ये जिम्मेदारी दी है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी इस एग्ज़ाम को कंडक्ट करती है। एग्ज़ाम कंडक्टर नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है, लेकिन गवर्निंग बॉडी UGC है। और NTA इस एग्ज़ाम को ऑनलाइन कंडक्ट करवाती है। साल में 2 बार होता है ये एग्ज़ाम, और जून जुलाई और नवंबर दिसंबर, या तो जून या जुलाई में होता है, और एक दूसरा एग्ज़ाम नवंबर या दिसंबर में होता है। साल में 2 बार होता है, ऑनलाइन होता है। और ये एग्ज़ाम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, बहुविकल्पीय प्रश्नों वाला एग्ज़ाम होता है। इस एग्ज़ाम को क्लियर करके मेरिट में आकर के आपको भारत में यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस में असिस्टेंट प्रोफेसरशिप और जूनियर रिसर्च फेलो के रूप में अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो जाते हो आप। अब सवाल ये उठता है कि कई बार स्टूडेंट्स मुझसे पूछते हैं, ये क्वेश्चन कई बार मुझसे पूछा जाता है कि सर, नेट का एग्ज़ाम एक बार दे दिया तो कितने साल की वैलिडिटी है? तो स्टूडेंट्स, नेट के एग्ज़ाम की कोई वैलिडिटी नहीं है, कोई एक्सपायरी डेट नहीं। आपने एक बार नेट का एग्ज़ाम क्लियर कर लिया तो वो लाइफ लॉन्ग क्लियर माना जाता है। किंतु जेआरएफ की वैलिडिटी 3 साल की है। पहले ये 2 की थी, अब 3 साल की कर दी गवर्नमेंट। तो जेआरएफ जूनियर रिसर्च फेलो की वैलिडिटी 3 साल की होती है। 3 साल के अंदर अंदर आपको जूनियर रिसर्च फेलोशिप लेनी होती है, जेआरएफ के तहत अप्लाई करना होता है यूनिवर्सिटी में। और अगर आपने 3 साल के अंदर अंदर जेआरएफ नहीं ली तो आपकी वो जेआरएफ एक्सपायर हो जाती और आपको दोबारा जेआरएफ के लिए अप्लाई करना पड़ता है। दूसरी बात, मिनिमम एज की भी मेरे से बहुत सवाल स्टूडेंट्स पूछते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, नेट के लिए कोई मिनिमम एज क्राइटेरिया नहीं है, लेकिन जेआरएफ के लिए 30 ईयर्स के क्राइटेरिया। यानी आप नेट के लिए तो कभी भी दे सकते, किसी भी एज में, लेकिन जेआरएफ के लिए आप 30 वर्ष की आयु तक ही दे सकते हो। अब ये एग्ज़ाम किस तरह का एग्ज़ाम होता है और कैसे कंडक्ट किया जाता है? तो सबसे पहली चीज़ मैं आपको बता दूं, पहले तो ये अलग अलग एग्ज़ाम होता था, 2 पेपर होते थे, पेपर 1 और पेपर 2। लेकिन अब ये एक ही पेपर होता है, सिंगल पेपर होता है, सिंगल सिटिंग में होता है, 3 घंटे का पेपर होता है। लेकिन पेपर को 2 हिस्सों में, 2 सेक्शंस में डिवाइड किया गया।
सेक्शन 1 और सेक्शन 2। सेक्शन 1 को जनरल सेक्शन या जनरल पेपर कहते हैं और सेक्शन 2 को सब्जेक्ट का पेपर कहते हैं। सब्जेक्ट का सेक्शन होता है। सब्जेक्ट मतलब आपने जिस सब्जेक्ट में आप लेक्चररशिप या असिस्टेंट प्रोफेसरशिप लेना चाहते हैं, जिस सब्जेक्ट में आप पढ़ाना चाहते हैं, या यूँ कहें कि जिस सब्जेक्ट में आपने पीजी कर रखी, मास्टर्स डिग्री आपके पास है। जनरल सेक्शन में टोटल 50 क्वेश्चन आते हैं और सब्जेक्ट सेक्शन में टोटल 100 क्वेश्चन आते हैं। यहाँ मैं आपको एक खास बात और बता दूँ, पिछली 2 बार से एक और चेंज हुआ है कि अब जनरल सेक्शन और सब्जेक्ट सेक्शन के क्वेश्चंस का एक साथ वन एग्ज़ाम आपके सामने स्क्रीन पर आता है। आप ऐसा नहीं है कि आप पहले जनरल सेक्शन ही सॉल्व करना चाहते हैं और उसके बाद ही वो खुलेगा, नहीं, वो स्क्रीन पर आपके सामने रहेंगे। टोटल 150 क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर रहेंगे। स्टार्ट 1 से लेकर के शुरू हो जाएंगे। आप जैसा मर्जी, आप चाहें कि मुझे 75वां क्वेश्चन करना है पहले, या पहले सब्जेक्ट को मैं हल करना चाहता हूँ, तो आप कर सकते हैं। अब वो चीज़ हट गई है। पहले तो ये होता था कि 50 क्वेश्चन जनरल पेपर के आप करेंगे सॉल्व, उसके बाद सेकंड पेपर का शिफ्ट अलग होती थी। टोटल मार्क्स 50 क्वेश्चन के 2 मार्क्स का ईच, 2 मार्क्स ईच क्वेश्चन है। 50 क्वेश्चन 100 मार्क्स, 100 क्वेश्चन 200 मार्क्स, यानी टोटल मेरिट 300 मार्क्स की बनती है। यानी मेरिट 300 मार्क्स की ही होती है। वो 300 में से अलग अलग विभाजन या बाइफर्केशन मेरिट में नहीं है, अर्थात मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स नाम की चीज़ अब नहीं है। ये भी एक बहुत ज़्यादा बड़ा डाउट स्टूडेंट्स के मन में रहता है। मेरे से बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछते रहते हैं कि सर फर्स्ट पेपर को क्वालिफाई करना ज़रूरी है क्या, या मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स 40% लाने ज़रूरी है क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। अब तो 300 मार्क्स में से मेरिट बनेगी। मान लीजिए 300 में से फॉर एग्जांपल मेरिट गई 180 मार्क्स की। अब वो 180 मार्क्स चाहे आप इस 200 में से ले आइए, चाहे यहाँ से आप 10 नंबर ले आए और यहाँ से 170 ले आए। अब वो बाइफर्केशन नहीं है कि आप किस में से कितने ला रहे हैं, अब तो टोटल आपको लाने। नंबर ऑफ यूनिट्स 10 यूनिट्स में बांटा गया है पूरे सेक्शन को। जनरल पेपर में जो 10 यूनिट्स हैं उनके 10 के 10 अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं, लेकिन जो सब्जेक्ट पेपर है, सब्जेक्ट सेक्शन में जो 10 यूनिट है वो उसी सब्जेक्ट को ही 10 यूनिट्स में बांटा गया। जैसे जो पूरा सिलेबस होता है उसको 10 यूनिट्स में बांटा। जैसे मान लीजिए कॉमर्स है तो कॉमर्स में मार्केटिंग हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, अकाउंट्स हो गया, बीओ हो गया, तो अलग अलग सेक्शंस में बांटा गया। जैसा कि मैंने आपको बताया, मिनिमम क्वालिफाइंग नाम की चीज़ अब नहीं है। टोटल टाइम आपको 3 घंटे मिलेंगे। वो 3 घंटे अलग अलग डिवाइडेड नहीं है, आपके पास टोटल 3 घंटे हैं। चाहे वो आप 3 घंटे 50 क्वेश्चन में ही खर्च कीजिए, चाहे वो आप 3 घंटे को अपने हिसाब से मैनेज कीजिए। तो ये तो बात हो गई एग्जाम के बारे में। अब मैं इन 10 अलग अलग यूनिट्स के बारे में आपसे चर्चा करूंगा। जनरल सेक्शन में जो 10 यूनिट्स अलग अलग होती हैं वो आपके सामने हैं। ये 10 यूनिट्स 10 अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं और आपको इन सब्जेक्ट्स को 10 के 10 सब्जेक्ट्स को पढ़ना पड़ता है। पहला जो सब्जेक्ट है वो है टीचिंग एप्टीट्यूड, शिक्षण अभिक्षमता। टीचिंग एप्टीट्यूड आपके शिक्षण विधियां, शिक्षण के प्रकार, आपके शिक्षण के प्रारूप, आपकी टीचिंग मेथडोलॉजी, टीचिंग मेथड्स, टीचिंग एप्टीट्यूड, टीचिंग के बारे में अलग अलग शिक्षण सहायक सामग्रियां, टीचिंग एड्स, इस तरह की चीज़ों पर क्वेश्चन आते हैं। टाइप्स ऑफ टीचिंग, मॉडल्स ऑफ टीचिंग, इन सब चीज़ों पर क्वेश्चन आते हैं। इस पर चर्चा हम डिटेल में करेंगे। आपको इसकी टीचिंग एप्टीट्यूड की मेरे चैनल पर बहुत सारे वीडियोस मिलेंगे। दूसरा है रिसर्च एप्टीट्यूड, शोध अभिक्षमता। रिसर्च एप्टीट्यूड या शोध अभिक्षमता या इसे अनुसंधान अभिक्षमता कहते हैं। इसमें अनुसंधान प्रविधियाँ, रिसर्च मेथडोलॉजीज, रिसर्च मेथड्स। आपको मेरे वीडियो से पता चलेगा कि रिसर्च मेथडोलॉजी और रिसर्च मेथड्स भी अलग अलग चीज़ें होती हैं। ज़्यादातर स्टूडेंट्स इसका फ़र्क ही नहीं समझते। तो रिसर्च मेथडोलॉजी, रिसर्च मेथड्स और रिसर्च के टाइप्स, कितने तरह के रिसर्च होते हैं, रिसर्च एथिक्स, सैम्पलिंग, इस तरह की चीज़ों पर यह पूरा सब्जेक्ट है आपका। तीसरी चीज़ आती है कम्युनिकेशन, संचार या संप्रेषण। आपके एमबीए में या कॉमर्स में भी स्टूडेंट्स बिजनेस कम्युनिकेशन पढ़ते हैं, पर यहाँ सिर्फ बिजनेस कम्युनिकेशन पार्ट नहीं है, कम्युनिकेशन एज अ होल आपको लेना होता है। इसकी भी डिटेल्स के वीडियोस आपको मिलेंगे। चौथा है हायर एजुकेशन, उच्च शिक्षा। पहले तो इसके साथ उच्च शिक्षा एवं प्रशासन, हायर एजुकेशन एंड गवर्नेंस आया करता था। आजकल गवर्नेंस पार्ट हटा दिया गया है। उच्च शिक्षा, उच्च शिक्षा में आपके हमारे यूजीसी या एमएचआरडी, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट के द्वारा देश में, भारत में उच्च शिक्षा के क्या क्या प्रावधान हैं, क्या क्या नई स्कीम्स हैं, उच्च शिक्षा कैसे दी जाती है हमारे देश में, हायर एजुकेशन का पूरा स्ट्रक्चर, द डिटेल्स ऑफ द हायर एजुकेशन, वो पूरा आपको यहाँ पे पढ़ना है।
इसमें हायर एजुकेशन में कुछ करंट के क्वेश्चंस रिलेटेड टू न्यू स्कीम्स, न्यू जितने भी नए नए अनुदान जो गवर्नमेंट देती है वो सारे आपसे पूछे जाते हैं। छठा है लॉजिकल रीजनिंग एंड इसमें इस बार 2 एग्जाम्स से 2 बार से इंडियन फिलोसफी, भारतीय दर्शन और जोड़ दिया गया। लॉजिकल रीजनिंग एंड इंडियन फिलोसफी, तर्क शक्ति एवं भारतीय दर्शन। यहाँ ध्यान रखें आप, इंडियन ये लॉजिकल रीजनिंग अपने आप में एक अलग सब्जेक्ट है। ये लॉजिकल रीजनिंग आपका पूरा फिलोसफिकल रीजनिंग कहें या एनालिटिकल रीजनिंग कहें, जिसमें सिलोजिज्म, स्टेटमेंट, कंक्लूजन्स के चैप्टर्स, असर्शन, रीजन के चैप्टर्स, ये सारे इसमें आते हैं। प्लस इंडियन फिलोसफी और जुड़ गया है आपके सिलेबस में। भारतीय दर्शन, भारतीय दर्शन में आपको पढ़ना पड़ेगा प्रमाण, और प्रमाण के अलावा प्रमा, प्रमेय, ये सारी चीज़ें आप अद्वैत वेदांता और न्याय दर्शन की फिलॉसफी जो है वो ज़्यादातर आपके कोर्स में है, इसमें आप पढ़ेंगे। मेरे वीडियोस में आपको ये आगे भी मिलेंगे। 7वां है डेटा इंटरप्रिटेशन, समंकों का विश्लेषण। आंकड़ों, समंक मतलब आंकड़े, प्रदत्त डेटा, तो आंकड़ों का विश्लेषण, आंकड़ों की व्याख्या, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा। इसमें आपका, मैं आपको याद दिला दूँ, ये कौन सा टॉपिक है, ये ज़्यादातर बच्चों ने काफ़ी सारा पढ़ रखा होता है। पाई चार्ट, टेबल, सारणी, ग्राफ वाला जो होता है, रेखा ग्राफ, लाइन ग्राफ, बार ग्राफ, दंड ग्राफ जिसको कहते हैं, वो सारे इसमें होते हैं। 8वां कंप्यूटर्स, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ICT, जिसको आप सामान्य भाषा में कंप्यूटर्स कहते हैं। 9वां है एनवायरनमेंट, पर्यावरण, और 10वां है कॉम्प्रिहेंशन, गद्यांश। तो ये 10 टॉपिक्स। अच्छा, यहाँ ध्यान दीजिए, 10 के 10 टॉपिक्स पर, प्रत्येक टॉपिक पर 5 क्वेश्चन प्रत्येक आते हैं, रैंडम नहीं आता है। हर एक टॉपिक पर 5 क्वेश्चन फिक्स हैं जो आपके पास आते हैं, और 10 टॉपिक्स, 5-5 क्वेश्चंस, सो 10 × 5 टोटल 50 क्वेश्चंस। और कोई क्वालिफाइंग नहीं है, आप ये 50 क्वेश्चंस में से 100 मार्क्स में आप जितना भी इसमें मार्क्स लाते हैं वो आपकी टोटल मेरिट में 300 मार्क्स की मेरिट में जुड़ जाते हैं। नेट JRF क्वालिफाई करने के बाद आप किसी भी कॉलेज में अप्लाई कर सकते हैं एज असिस्टेंट प्रोफेसर। JRF जूनियर रिसर्च फेलो की तरह से आप किसी यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकते हैं जिसमें आप रिसर्च करते हैं एज ए रिसर्च फेलो, जूनियर रिसर्च फेलो। आप उसके बाद उससे आपको JRF जो गवर्नमेंट का है, अभी तो बढ़ भी गया, फेलोशिप मिलती है आपको। तो दोस्तों, ये तो था UGC नेट JRF के बारे में पूरी डिटेल्स। फिर भी आपके पास कोई शंका, कोई डाउट रह जाए तो प्लीज़ कमेंट, और हमारे वीडियोस लगातार देखते रहिए। कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं नहीं कहूँगा लाइक कीजिए, अगर आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, और कोई कमी रहे तो हम कमेंट कीजिए। अनिल मेहंदी रत्ता का एक बार फिर से आपका स्वागत है। धन्यवाद, नमस्कार।